हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 8 की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 11वां है। यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर है राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय चेतना का उदय कब हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन स्थापित होने से पहले राजे रजवाड़े हुआ करते थे, और राजे रजवाड़ों में जनता ना होकर वहां पर प्रजा होती थी। यानी वहां पर जो भी प्रजा होती थी उसकी निष्ठा अपने राजा या फिर शासक वर्ग में होती थी। धीरे धीरे करके औपनिवेशिक शासन का विस्तार हुआ है, तो राजे रजवाड़ों का विलय औपनिवेशिक शासन में होता चला गया है। तो ऐसे करके राजे रजवाड़े खत्म होने लगे हैं। इधर आप लोग थोड़ा सा इतिहास में नजर दौड़ाएंगे तो आप ये पाएंगे कि विश्व में दो क्रांतियां भी हुई हैं। एक तो अमेरिकी क्रांति हुई है और दूसरी हुई है फ्रांसीसी क्रांति। तो जो अमेरिकी क्रांति है या फ्रांसीसी क्रांति है, उसके विचार भी दुनिया भर में फैले हैं। अंग्रेजों ने जो है आधुनिक शिक्षा का विस्तार भी किया है। तो आधुनिक शिक्षा के विस्तार की वजह से भारतीयों के कुछ कुछ वर्ग के लोग जो है वो पढ़ लिख भी गए हैं। तो जो लोग पढ़ लिख गए हैं तो वो लोग फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, इनके विचारों से भी अवगत हुए हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि देश का मतलब केवल राजे रजवाड़ों तक नहीं है, बल्कि समूचा का भारत है। समूचे भारत में क्या है कि अतीत का जो गुणगान है, यानी कुछ ऐसे हमारे राष्ट्रवादी लोग हुए हैं, उन्होंने अतीत के इतिहास को खंगाला है। तो अतीत के इतिहास के आधार पर बताया है कि देश का मतलब केवल राजे रजवाड़े नहीं है, बल्कि हमारे एक विशाल भारत भूमि है। ये हमारा पूरा पूरा देश है, यही हमारा राष्ट्र है। तो ऐसे करके लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का उदय होता चला गया है। तो 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति तक आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मध्यम वर्ग के कुछ लोग जो है पढ़ लिख भी गए थे। हालांकि शिक्षा का प्रसार बहुत ज्यादा लोगों में नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो शिक्षित हो गए थे। तो जो लोग शिक्षित हो गए हैं वो अपने विचारों को प्रसारित करने लगे हैं, अपने विचारों को फैलाने लगे हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद लोगों में चेतना का प्रसार हुआ है। उन्हें एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया गया है कि यह देश क्या है और किसके लिए है। ये सबके मन में एक सवाल आने लगा है कि यह देश है क्या और ये किसके लिए है। धीरे धीरे वो समझने लगे हैं कि भारत का मतलब यहाँ की जनता से है। इन भारत का मतलब क्या है कि यहाँ की जो लोग रहने वाले हैं उनसे है। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। ये लोगों को समझ में आने लगा है। यहाँ के सारे संसाधन जो हैं और इनकी जो सारी व्यवस्था है, ये सब भारतीयों के लिए है। इन्हें यह भी समझ में आने लगा है कि अंग्रेज जो है भारत के संसाधनों, यहाँ के लोगों की जिंदगी पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक उनका ये कब्जा खत्म नहीं होगा, भारत यहाँ के लोगों का और भारतीयों का नहीं हो सकता है। यानी ये समझ में आने लगा है लोगों को, अंग्रेज जो है हमारे यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं, हमारे यहाँ के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, और जब तक हम अंग्रेजों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये भारत, यहाँ के संसाधन ये हमारे नहीं होंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ 1870-80 तक कुछ ऐसे वर्गों के लोग तैयार हो गए हैं जो कि पढ़ लिख गए थे। तो पढ़ लिख गए हैं तो उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का भाव भी उदय हुआ है। तो 1870 और 80 के दशकों में राजनीतिक संगठनों में चेतना और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। यानी कुछ राजनीतिक संगठन ऐसे बने उनके अंदर ये राष्ट्रवाद की जो चेतना है ये और ज्यादा गहरा गई थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। लेकिन ज्यादातर संगठनों के जो संस्थापक थे उनमें से वकील वगैरह थे या फिर अन्य शिक्षित पेशेवर थे जो कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए थे। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। इसी दौरान एक कानून और पारित हुआ। उस कानून ने भी इस विरोध को बढ़ाने में और ज्यादा भूमिका निभाई। तो 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो इससे और ज्यादा लोग गुस्से में आ गए। इसी साल एक और एक्ट पारित हुआ, यह था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। यह भी 1878 में ही पारित किया गया है। और इस कानून में यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी अखबार या कोई भी न्यूज एजेंसी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी छापेगी नहीं। तो इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है, यानी किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ये कानून लेकर आए। तो ऐसे लोगों को यह आभास हुआ कि अंग्रेजों ने जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको भी छीन लिया है। अब लोग, चूंकि लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो है वो अखबारों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से जनता को जो है जगाने का प्रयास कर रहे थे। अब सरकार ने यहाँ पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया है। तो ऐसे में अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो भी छीन ली गई है। तो ऐसे भी राष्ट्रवादियों के मन में और ज्यादा विरोध भड़कने लगा है। 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया है। देखिए, इलवर्ट बिल क्या था? इलवर्ट बिल में यह प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं
वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। इससे पहले क्या था कि अगर मान लीजिए कोई अंग्रेज या कोई ब्रिटिश व्यक्ति हमारे भारत में कोई जो है गुनाह करता है, कोई क्राइम करता है, तो उस पर केवल और केवल यूरोपीय जज ही केस चला सकते थे, यूरोपीय जज ही उसके केस की सुनवाई कर सकते थे, भारतीय जज नहीं कर सकते थे। लेकिन सरकार ये प्रयास कर रही थी कि इलवर्ट बिल लागू किया जाए, जिससे कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्ति के मुकदमों पर सुनवाई कर सकें। अब चूंकि अंग्रेजों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया है, तो सरकार इसको ला नहीं पाई है, तो अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया है। तो भारतीयों को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। भारतीय लोग जो है इक्वलिटी की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे। जो भारतीयों का पढ़ा लिखा वर्ग है वो ये कह रहा था कि भाई जब भारतीय न्यायाधीश वो भी पढ़ा लिखा है, यूरोपीय न्यायाधीश वो भी पढ़ा लिखा है, दोनों जब बराबर हैं तो भारतीय न्यायाधीशों के पास भी अधिकार होना चाहिए यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का। तो भारतीयों के मन में विरोध और ज्यादा बढ़ने लगा है। 1880 के दशक से अखिल भारतीय संगठन की जरूरत को बहुत ज्यादा महसूस किया जाने लगा है, और उसी समय इलवर्ट विधेयक जो आया है, इलवर्ट विधेयक पारित नहीं हो पाया है, उस वजह से लोगों के अंदर ये चाह और ज्यादा गहरी हो गई है। फिर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक नेता हैं संगठन के, उनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य जो हैं ये प्राय बंबई और कलकत्ता से बिलोंग करते थे। बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता का संभाली थी। नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। ये लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। नौरोजी की जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। देखिए दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीयों की जो आय है उसका मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस की अगर हम बात करें, चूंकि कांग्रेस की स्थापना 1825 में हो गई थी, तो 1825 में स्थापना होने के बाद कांग्रेस कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने ज्यादातर जो अनुनय विनय की राजनीति अपनाई है, यानी कि सरकार से हमें अनुनय विनय करना है कि हमारी ये मांगे मान लें, हम ये डिमांड करते हैं, इस तरह की कार्रवाई कर दें। तो अपने 20 सालों में कांग्रेस जो है अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। मध्यम मार्गी का मतलब क्या है कि बीच का रास्ता अपनाने वाले ये लोग कोई ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया नहीं करते थे, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेते थे, बस सरकार से अनुनय विनय करते थे। इन्हें ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। यानी कांग्रेस के जो आरंभिक नेता हैं उनके मन में यह था कि अंग्रेज जो है चूंकि पाश्चात्य शैली से आते हैं, पाश्चात्य शिक्षा उन्होंने भी हासिल की है और पाश्चात्य में ही जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई है, अमेरिकन क्रांति हुई है, तो अंग्रेज न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान करते हैं। उन्हें लगता था कि भारतीयों की मांग को मान लेंगे। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार से विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा जगह देने और उन्हें ज्यादा अधिकार देने और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन करने का आग्रह किया है। ध्यान देना, यहां पर आग्रह कर रहे हैं ये लोग, केवल अनुनय विनय कर रहे हैं, यहां पर अपनी मांग स्ट्रिक्टली नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अनुनय विनय कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं, क्योंकि अब तक ऊंचे पदों पर यूरोपीय लोग बैठे होते थे। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर ऊंचे पदों पर भारतीय लोग बैठे होंगे तो वो लोग भारत के लोगों की पीड़ा को समझ पाएंगे। इसके अलावा ऊंचे पदों पर बैठे यूरोपीय लोग क्या करते थे, अपने वेतन का एक भारी भरकम हिस्सा अपने ब्रिटेन के लिए भेज देते थे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर भारतीय व्यक्ति बैठे होंगे तो जो भी उन्हें सैलरी वगैरह मिलेगी वो भारत में ही रहेगी, तो ऐसे करके भारत के लोगों का भला होगा। कांग्रेस ने यह भी डिमांड की है कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अपने प्रारंभिक 20 साल के दौरान कांग्रेस ने आम आदमी के लिए या फिर जो आम वर्ग है उसके लिए कुछ काम नहीं किया है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने जो है आम वर्ग, मजदूर वर्ग या फिर जो किसान वर्ग है उससे संबंधित मुद्दों के लिए भी सरकार से डिमांड की है। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए हैं, जैसे गरीबी और अकाल का मुद्दा उठाया है कि ब्रिटिश शासन की वजह से लगातार गरीबी बढ़ रही है और गरीबी बढ़ने की वजह से अकाल पड़ रहे थे, और उन अकालों के दौरान ब्रिटिश सरकार जो थी वो नाकामयाब रह गई थी। यानी ब्रिटिश सरकार किसी भी अकाल पीड़ित व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकी थी। इसके अलावा लगान भी बहुत ज्यादा था, तो अत्यधिक लगान होने की वजह से जमींदारों की जमींदारी छिन रही थी, किसान लोग अपनी खेती से वंचित हो रहे थे, किसान लोग लगातार पीड़ित शोषित हो रहे थे। विदेशों में भारतीय मजदूरों की दशा, यानी जो गिरमिटिया मजदूर वगैरह हैं जो कि विदेशों में ले जाए गए थे, उनकी दुर्दशा भी थी। इसके अलावा जो वन कानून वगैरह बनाए गए थे, उन वन कानूनों की वजह से जो वन में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना हो रहा था। तो कांग्रेस ने उनसे संबंधित मुद्दे भी उठाए हैं। कांग्रेस की मांग थी कि लगान जो है कम किया जाए, इसके अलावा फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाए, क्योंकि उस समय
यूरोपीय जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार जो है लगातार फौजी खर्चों को बढ़ाती जा रही थी, क्योंकि 1857 का विद्रोह हो चुका था। तो इनका ये मानना था कि कैसे भी करके जो फौज है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रखा जाए ताकि कोई आगे विद्रोह ना हो पाए। तो इसी वजह से फौजी खर्चों में बहुत ज्यादा ये लोग बढ़ोतरी कर रहे थे। वहीं सिंचाई वगैरह के लिए अनुदान कम दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से फसल वगैरह जो थी बहुत कम पैदावार हो रही थी। भारतीयों की यह भी मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। यानी यहां पर अब कांग्रेस डिमांड नहीं कर रही है, बल्कि भारतीय लोग जो पढ़ लिख गए हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि न्यायपालिका ये कार्यपालिका से अलग की जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अव्यक्त पर बोलने की जो स्वतंत्रता है वो दी जाए। यानी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको भी रद्द कर दिया जाए। ऐसी भारतीय लोग भी अब डिमांड करने लगे हैं। अब देखिए 1890 के दशक तक आते आते बहुत सारे लोग कांग्रेस की जो कार्यशैली है, यानी कांग्रेस के जो राजनीतिक तौर तरीके हैं, इन पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। अब इन लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस जो है अब तक निवेदन की या आग्रह की राजनीति कर रही है, तो निवेदन या आग्रह की राजनीति से भारत का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इतनी ज्यादा अड़ियल है कि वो इनकी कोई मांग मानने वाली नहीं है। तो ऐसा कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे कि सरकार पर दबाव पड़े और सरकार हमारी मांग माने। तो कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग निकल कर आए हैं जिन्हें आमूल परिवर्तनवादी या गर्मपंथी या उग्रपंथी नेता कहा जाता है। तो इनमें बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर प्रमुख थे। इन तीनों की ट्रायो को लाल बाल पाल कहा जाता है। यानी अगर आप भूल जाते हैं तो इनको याद करने का तरीका है लाल बाल और पाल। देखिए लाल बाल पाल का मतलब क्या है? लाल से मतलब लाला लाजपत राय, बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल से मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों की तिकड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इन्हें गर्मपंथी या उग्रपंथी नेता कहा जाता है। इन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की है और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया है। इनका मानना यह है कि अब हमें खुद से प्रयास करने पड़ेंगे, चाहे हमारे उग्र प्रयास हों, लेकिन खुद से प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार के भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया है, स्वतंत्रता या फिर स्वराज, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्योंकि आपकी किताब में स्वतंत्रता लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे स्वतंत्रता लिखा हुआ है। वैसे आपको कहीं कहीं पर स्वराज देखने को मिलेगा। तो तिलक का नारा ये, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी ये ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है, तिलक ने एक अखबार भी निकाला था, ये मराठी में है, इसका नाम है केसरी। अब देखिए अब आते हैं बंगाल विभाजन पर। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन जन्मा है। तो यहां पर लिखा हुआ है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1905 में वायसराय कर्जन ने प्रशासकीय सुविधा का हवाला देकर बंगाल का विभाजन कर दिया है। क्योंकि उस समय तक आते आते बंगाल जो था क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बन चुका था और ब्रिटिश सरकार को यह आशंका थी कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से 1857 जैसा विद्रोह फिर से भड़क जाए। तो इसका अच्छा तरीका यह है कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए। बंगाल अगर डिवाइड हो जाएगा तो बंगाल का एक हिस्सा जो है जिसमें बहुत ज्यादा बंगाली लोग रहते हैं, दूसरे हिस्से में मुसलमान ज्यादा रहते हैं। तो जब दोनों हिस्से डिवाइड कर दिए जाएंगे तो लोगों के मन में अपने अपने हिस्से को लेकर भावनाएं आ जाएंगी। तो इस उद्देश्य जो है, इस उद्देश्य को लेकर इन्होंने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। उस वक्त जो है बंगाल जो था ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था और बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी इसमें शामिल थे। तो वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया है। इसके पूर्वी वाले जो भाग है, पूर्वी भाग को अलग करके उसमें असम में मिला दिया है। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई है। मध्यमार्गी हो या आमूल परिवर्तनवादी, कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका जमकर विरोध किया है। और जब बंगाल का विभाजन हुआ है, उस विभाजन के बाद विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया है, जगह जगह जुलूस निकाले गए हैं, कई जगह जो है हिंसक संघर्ष भी हो गया है। तो इससे जो संघर्ष का उपजा है उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वदेशी का मतलब यह है कि यहां पर इन लोगों के मन में यह आ गया है कि सरकार का विरोध करना है। विरोध करने का तरीका क्या है कि उस समय तक सरकार का जो आमदनी का जरिया था वो लगान के साथ साथ यहां भारत में होने वाला व्यापार भी था। यानी कि ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुएं भारत में निर्यात की जाती थी और भारत में जो भी वो वस्तुएं बेची जाती थी उनसे सरकार को आमदनी होती थी। तो यहां पर इस आंदोलन में ये बात निकल कर आई है कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन के तहत उन चीजों का बहिष्कार करेंगे। हालांकि इस आंदोलन की गूंज केवल बंगाल तक सीमित नहीं रही है। इस आंदोलन की अन्य इलाकों में भी भारी अनगूंज सुनाई दी है। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में से वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादियों ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया है और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। देखिए इसी आंदोलन में पहली बार जो है ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलाई गई है। आप लोग ये सब चीजें देखेंगे तो यहां पर ये जोर दिया जा रहा है कि कैसे भी करके हमें स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना है। तो इसी वजह से इस आंदोलन का नाम पड़ा है स्वदेशी आंदोलन।
अब देखिए, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक संगठन और उभर कर सामने आया है। इस संगठन का नाम है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का गठन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया है। मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया है और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की मांग की है। अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की मांग का मतलब क्या है कि जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा वहां पर उनके वोटर केवल और केवल मुस्लिम होंगे। तो इस तरह की डिमांड इन लोगों ने की है। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली है। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस के भीतर तकरार बढ़ती गई है, यानी गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में मतभेद बढ़ते गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि 1907 में कांग्रेस टूट गई है और ये टूटी है गर्मपंथी और नरमपंथी दलों में। गर्मपंथियों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हैं और नरमपंथियों में वही सब लोग हैं जो कि कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में आते थे। देखिए, गर्मपंथियों का यह कहना था कि आप लोगों की जो अनुनय विनय या निवेदन की राजनीति है उसी का परिणाम यह है कि बंगाल विभाजन हो गया और आप लोग कुछ कर नहीं पाए। गर्मपंथी ये चाहते हैं कि एकदम बहिष्कार की राजनीति की जाए, सरकार का जमकर खुलकर विरोध किया जाए, जबकि नरमपंथी इस बात के लिए एग्री नहीं है। यानी कि मध्यमार्गी या नरमपंथी जो धड़ा है वो बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। संगठन के टूटने के बाद कांग्रेस पर फिर से मध्यमार्गियों का यानी कि नरमपंथियों का दबदबा बन गया है, जबकि गर्मपंथ वाले तिलक के जो अनुयायी हैं ये बाहर से काम करने लगे हैं। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों मतलब गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई है और इसी के एक साल बाद 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए हैं। इसके बाद दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। अब है जन राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, अब तक तो हमने राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ा था। हमने आपको वहां बताया था कि राष्ट्रवाद का उदय शुरुआत में केवल और केवल जो प्रबुद्ध वर्ग है यानी पढ़ा लिखा जो वर्ग है उसी तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे करके जो राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्रवाद का जो विचार है, आम जनता तक भी पहुंचने लगा है। इसी वजह से यहां पर लिखा गया है जन राष्ट्रवाद का उदय, यानी जहां पर राष्ट्रवाद की जो भावना है, राष्ट्रवाद का जो विचार है, जनता के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने लगा है। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा है और इसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ने लगे हैं। कभी कभी औद्योगिक मजदूरों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, कुछ औद्योगिक संगठनों ने भी इसको समर्थन दिया है। इन सब के पीछे कारण क्या था, यानी एकदम से राष्ट्रवाद की भावना एक जन राष्ट्रवाद में कैसे तब्दील हो गई, इसके पीछे क्या कारण था? तो पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध का होना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बढ़ चढ़कर प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और प्रथम विश्व युद्ध में सरकार ने जो है भारतीय सैनिकों का भी उपयोग किया था। भारतीय सैनिक भी जो है विभिन्न मोर्चों पर यूरोप में लड़ने के लिए गए थे। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं। चूंकि सरकार तो प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थी, सरकार का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट प्रथम विश्व युद्ध में था, तो सरकार ने उस दौरान भारत में ध्यान ही नहीं दिया। सरकार ने बड़े पैमाने पर सैनिक व्यय किया है, तो सैनिक व्यय की वजह से क्या है, भारत में जो भी लगान वगैरह है, जो भी कर वगैरह है, वो बढ़ गए हैं। तो इस वजह से भारत में जो भी सामान वगैरह था वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। तो आम जनता जो थी उस महंगाई से बहुत ज्यादा त्रस्त थी या पीड़ित थी। तो पहले विश्व युद्ध में सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। तो इस वजह से भारतीय जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित उठी है। इसके अलावा बहुत सारे सिपाही जो थे युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे हैं। यानी बहुत सारे सिपाही जो कि यूरोप वगैरह में युद्ध लड़ने के लिए गए थे, तो वहां पर उन्हें समझ में आने लगा है कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार लोगों का शोषण कर रही है, किस तरह से औपनिवेशिक सरकार लोगों का शोषण कर रही है। तो वो लोग भी आत्मग्लानि से भर गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि नहीं, ये चीज गलत है, ब्रिटिश सरकार जो अपने फायदे के लिए युद्ध लड़ रही है। ये चीज भारतीय सैनिकों को समझ में आने लगी है। तो जब ये लोग अपने मूल देश लौट कर आए हैं तो ये भी औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे हैं। देखिए, युद्ध की बात करें तो युद्ध के दौरान जो है औद्योगिक वर्ग की बात करें, चूंकि उस समय तक यूरोप की जो सप्लाई थी, यूरोप का कह सकते हैं, यूरोप का जो भी व्यापार वगैरह था या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह थी वो ठप पड़ गई थी। जहां जहां पर इन सरकारों के औपनिवेश थे, वहां पर जो जो उद्योग स्थापित किए गए थे उन उद्योगों से बहुत ज्यादा भारी डिमांड आ रही थी। उन उद्योगों में बहुत ज्यादा भारी डिमांड आ रही थी कि कैसे भी करके वो यूरोप के लिए सामान की सप्लाई करें। तो युद्ध के दौरान जो भारतीय उद्योग हैं इनका विस्तार हुआ है और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए और ज्यादा अधिक अवसरों की मांग करने लगे हैं। अब देखिए, भारतीय जो औद्योगिक समूह अवसरों की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा है कि अब तो जब हमारी सप्लाई बढ़ गई है, हमारा मुनाफा जब बढ़ गया है, तो हमें और ज्यादा अवसर मिलने चाहिए जिससे कि हम यूरोप के जो भी उद्योग धंधे हैं उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो ऐसे करके ये लोग भी जो है जन राष्ट्रवाद से प्रेरित होने लगे हैं। इन्हीं सबके बीच में 1917 में रूसी क्रांति की घटना भी घटित हुई है, जिसके चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नई प्रेरणा मिलने लगी है। तो ये कुछ घटनाक्रम हैं जिनकी वजह से भारतीय जो जनता है वो बहुत ज्यादा प्रेरित हुई है,
राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख हुई है। भारत में जिस समय जन राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी, उसी दौरान एक व्यक्ति की एंट्री और होती है, और ये है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का आगमन। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया था, जिसकी वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा ख्याति मिली हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है विभिन्न वर्गों के लोगों से मिल चुके थे, जिनमें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल, तो विभिन्न वर्गों के लोगों में इनकी अच्छी पैठ थी। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए डरबन, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस का गठन किया था। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नटाल कांग्रेस का गठन कब किया गया है। ये 1895 में किया गया है और डरबन, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे हैं, तो अपने पहले साल में इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया है और ये जानने का प्रयास किया है कि लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए हैं, और इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों से परिचय भी हुआ है। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। तो ये गांधी जी का जीवन परिचय है, यानी गांधी जी की स्वतंत्रता संग्राम में एंट्री कैसे हुई है, उस एंट्री के बारे में यहां पर थोड़ा सा ब्रीफिंग दी गई है। अब है रॉलेट सत्याग्रह। देखिए, 1919 तक आते आते देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, ये अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, और ब्रिटिश सरकार को ऐसी फिर से आशंका थी कि कहीं दोबारा से 1857 जैसा विद्रोह न भड़क उठे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के दमन के लिए इस कानून को पारित किया था। इस कानून के तहत पुलिस जिसे चाहती उसे उठा सकती थी, और वो व्यक्ति जो है ना तो अपील कर सकता था, ना ही वकील रख सकता था, और ना ही अपने आरोपों से छुटकारा पाने के लिए दलील दे सकता था। तो इसी वजह से इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला काला कानून कहा जाता है। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा पारित रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। यह कानून व्यक्ति स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो महात्मा गांधी जी के साथ अन्य राष्ट्रवादी नेता भी हैं, उन्होंने भी इस कानून का विरोध किया था। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं ने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुश कानून बताया था। गांधी जी ने कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान याचना दिवस के रूप में मनाए जाने और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें पूरे देश की जनता ने पार्टिसिपेट भी किया था। देखिए, यहां पर रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब तक जितने भी आंदोलन हुए, उन आंदोलनों की प्रकृति क्षेत्रीय रही। चाहे आपने देखा हो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन भी केवल बंगाल तक ही सिमट कर रह गया। हालांकि अन्य इलाकों में उसकी अनगुंज तो सुनाई पड़ी थी, लेकिन उतना ज्यादा समर्थन नहीं मिला था। लेकिन रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो रॉलेट सत्याग्रह में तो पूरे देश की जनता ही यहां पर इस कानून के खिलाफ उतर पड़ी है। खास करके जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमोत्तर भारत में इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। तो रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला बड़ा अखिल भारतीय संघर्ष था। बैसाखी का दिन है 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। यानी 13 अप्रैल 1919 को लोग जो है जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे बैसाखी मनाने के लिए, और वहां के जो पंजाब के स्थानीय नेता थे, जो कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जिन्हें, उनका विरोध दर्ज कराने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तभी वहां पर जनरल डायर ने जो आकर जो है गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। इस जनसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड क्या होता है? देखिए, नाइटहुड की उपाधि जो है ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या उसकी जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि है। रॉलेट सत्याग्रह के बाद है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। देखिए, खलीफा कौन होते हैं? पैगंबर साहब के गुजरने के बाद इस्लाम का नेतृत्व करने वाले जो आरंभिक नेता हैं, उनको खलीफा कहा जाता है। तो जब खलीफा पर बहुत ज्यादा सख्त संधि थोप दी गई तो दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो आक्रोशित उठे। तो उनमें भारतीय मुसलमान भी थे, तो भारतीय मुसलमान भी बहुत ज्यादा इस कदम से आक्रोशित उठे थे। भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। तो इसी विरोध की वजह से खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया है। ये लोग बाद में गांधी जी के पास गए हैं और गांधी जी ने इनके आह्वान का समर्थन किया है, और गांधी जी ने कांग्रेस से आग्रह भी किया है ये पंजाब में हुए अत्याचारों, यानी पंजाब में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था,
और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। यानी गांधी जी ने इन दोनों नेताओं की बात मान ली है, मोहम्मद अली, शौकत अली की जो खिलाफत आंदोलन इसकी बात मान ली है। और इसके बाद कांग्रेस से भी आग्रह किया कि पंजाब में जलियांवाला जो कांड हुआ है तो उस मुद्दे को लेकर और खिलाफत को लेकर अपना एक संगठन बनाएं, एक संगठित आंदोलन चलाएं और स्वराज की मांग करें। इससे फायदा ये होगा कि दोनों ही हिंदू और मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, तो इससे हमारे आंदोलन को ताकत भी मिलेगी और ब्रिटिश सरकार पर दबाव भी पड़ेगा। तो 1921-22 तक इस आंदोलन को जबरदस्त समर्थन भी मिला है। 1921-22 के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए हैं। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी है। अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया है और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया है। जगह जगह पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई है, जिससे कि 1920 और 22 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई है। चूंकि गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए कोई मेन वजह बताई नहीं थी, गांधी जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया था कि वो अपने अपने जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस आंदोलन से जुड़ जाएं। तो हर जगह पर गांधी जी के इस आह्वान के लोगों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाले हैं। तो सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए हैं। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें अब ऐसी उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी स्थापित होने वाला है। मौजूदा पाकिस्तान में पड़ने वाले सिंध और बंगाल ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बंगाल में तो गजब किस्म की सांप्रदायिक एकता देखने को मिली है। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया है। असम की बात करें तो असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की डिमांड की है और इन मजदूरों ने अंग्रेजी स्वामित्व वाले जो भी चाय बागान थे उनकी नौकरी छोड़ दी है। हालांकि ये आंदोलन अहिंसक था, इसका स्वरूप जो है स्टार्टिंग से अहिंसक था, लेकिन जगह जगह पर लोगों ने चूंकि अपने हिसाब से इसके अर्थ निकाले थे तो कई जगह पर यह आंदोलन हिंसक भी हो गया है। फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया है तो इस घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए हैं। तो इसी वजह से गांधी जी को बहुत ज्यादा आघात लगा है और उन्होंने अचानक से इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है। देखिए, मैटर ये था कि यहां पर जो भीड़ थी वो जुलूस निकाल रही थी, तो पुलिस ने इस जुलूस पर गोलियां चला दी थी। इसकी वजह से भीड़ काफी ज्यादा उग्र हो गई है और उग्र होकर भीड़ ने जो है थाने पर हमला कर दिया है और थाने में आग लगा दी है, जिसकी वजह से 22 पुलिस वाले मारे गए हैं। क्योंकि गांधी जी को यह पता था कि अगर हिंसक आंदोलन में यह आंदोलन कन्वर्ट हो जाएगा तो हिंसक आंदोलन होने की वजह से ब्रिटिश सरकार इसका आसानी से दमन कर देगी और आगे कभी भविष्य में इस तरह का आंदोलन फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से गांधी जी ने मजबूरी में इस आंदोलन को वापस ले लिया है। अब देखिए, असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया गया है। अब असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कुछ साल तक गांधी जी ने जो है विश्राम किया है। विश्राम से मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा है। इन सालों में गांधी जी ने क्या किया है, रचनात्मक कार्यों पर बल दिया है। जैसे स्त्री शिक्षा की बात हो, छुआछूत की जो प्रथा हो उसको अंत करने को लेकर हो, समाज में जाति प्रथा को अंत करने को लेकर हो, तो इस तरह के जो रचनात्मक कार्य हैं उनको बढ़ावा गांधी जी ने दिया है। तो यहां पर वही 1922 से लेकर 1929 की जो घटनाएं हैं वो यहां पे दर्शाई गई हैं। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे थे। हालांकि कुछ अन्य नेता भी थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास जारी रखे हैं। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना इस 20 के दशक के मध्य की दो बड़ी घटनाएं थी। यानी ये दो संगठन इस ड्यूरेशन में सामने आए हैं। इन दोनों संगठनों की स्थापना इस ड्यूरेशन में हुई है। इसके अलावा 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा है और इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग की विडंबना यह थी कि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसी वजह से ज्यादातर संगठनों ने इसका विरोध किया है। यानी इस फैसले की वजह से सभी राजनीतिक संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया है। जगह जगह पर इसका विरोध किया गया है। खास करके उत्तर पश्चिम भारत में तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ है। पंजाब प्रांत में इसका सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला है। कांग्रेस ने 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया है और इसी प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को
पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, आपको पता होना चाहिए ये। 1920 के दशक तक आते आते बड़ी संख्या में युवा क्रांतिकारी भी आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने लगे थे। युवा क्रांतिकारी गांधी जी के विचारों से समर्थन नहीं रखते थे। ये अहिंसक विचारों के बजाय हिंसा का सहारा लेना ज्यादा पसंद करते थे। इनका मानना यह था कि हिंसा के जरिए ही हम अपनी आजादी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं क्रांतिकारियों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, जब साइमन कमीशन जब भारत में आया है तो उसका जबरदस्त विरोध हुआ है। सबसे ज्यादा साइमन कमीशन का विरोध पंजाब प्रांत में हुआ था। तो पंजाब में जब एक रैली में लाला लाजपत राय शामिल थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी दौरान सैंडर्स ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी बात का बदला इन लोगों ने लिया था। अपने साथी राष्ट्रवादी बटुकेश्वर दत्त, जिन्हें शॉर्ट में बीके दत्त कहा जाता है, इनके साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। हालांकि इस बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हताहत करना नहीं था, बल्कि बहरी सरकार को अपनी मांगों को सुनाना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। 1922 के बाद लगभग 7 साल तक गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन स्टार्ट नहीं किया है। इन 7 सालों में गांधी जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए रचनात्मक कार्य किए हैं। इन 7 साल के बाद गांधी जी ने फिर से दांडी मार्च के जरिए अपनी एंट्री की है। दांडी मार्च जो है नमक कानून के विरोध में निकाला गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून बनाकर नमक पर, नमक बनाने और बेचने पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। और गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का कहना यह था कि नमक जो है हमारे भोजन की बुनियादी जरूरतों का हिस्सा है, तो नमक पर ब्रिटिश सरकार एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकती है, क्योंकि उस समय नमक कानून बनाने की वजह से नमक की किल्लत होने लगी थी और नमक की कीमतें बढ़ने लगी थी। तो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला है। 1930 में गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर ये 6 अप्रैल 1930 में पहुंचे हैं। तो वहां पर उन्होंने तट पर पहुंचकर वहां पर जो बिखरा हुआ नमक था उसको इकट्ठा किया, उसको जो है नमक बनाया है उससे। ऐसे करके इन्होंने नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया है। देखिए, गांधी जी स्टार्टिंग में इस दांडी मार्च में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सरोजिनी नायडू ने इनको इस बात के लिए एग्री किया है। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को इस आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल होने देने के लिए राजी किया था। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि दांडी मार्च में महिलाओं को शामिल करने के लिए किस महिला क्रांतिकारी ने गांधी जी से आग्रह किया था। ये सरोजिनी नायडू ने किया था। कई बार पूछा गया है ये। यहां पर सरोजिनी नायडू के बारे में बताया गया है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद, यानी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद 1925 में संभाला था। तो अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हैं। अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, लगातार भारतीय जनता का विरोध बढ़ता जा रहा था। भारतीय जनता लगातार सक्रिय रूप में ब्रिटिश सरकार की आलोचना और विरोध कर रही थी। तो ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव था कि वो भारत के लोगों की जो जरूरतें हैं, जो भी उनकी डिमांड है, उनको पूरा करें। इसी दबाव में आकर सरकार ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया है। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते इस एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए गए हैं और इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार भी बनी है। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया है। अब देखिए, यहां पर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से डिमांड की है कि वो इस युद्ध में इनका सहयोग करे। तो कांग्रेस के नेता भी इस बात को लेकर राजी हो गए थे कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का सहयोग करेंगे, लेकिन बदले में उन्होंने डिमांड रख दी है कि बदले में वे युद्ध के बाद भारत की आजादी चाहते थे। इस बात को लेकर जो है अंग्रेज राजी नहीं हुए हैं, यानी अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी है। तो इसके विरोध में कांग्रेस ने जो है कांग्रेस सरकार ने जो है जो भी प्रांतीय स्तर पर चुनाव जीते थे उन सबसे इस्तीफा दे दिया है। अब है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। देखिए, ये जो प्रयास है गांधी जी का तीसरा प्रयास है। इससे पहले पहला प्रयास गांधी जी का जो था वो असहयोग आंदोलन के रूप में था।
दूसरा प्रयास जो था दांडी मार्च के रूप में हुआ स्टार्ट, सबने अवज्ञा आंदोलन था। और तीसरा प्रयास जो है गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को चेतावनी दी है कि वे फौरन भारत को छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया है कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। देखिए, गांधी जी ने जब ऐसा आह्वान किया है तो एकदम से फिर से लोग सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए हैं। और इस विरोध के चलते गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया है। हजारों की संख्या में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तारी की है। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने के लिए बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया है। जगह जगह पर लाठीचार्ज हुआ, जगह जगह पर गोलीबारी भी हुई है। इसके बावजूद भी आंदोलन फैलता रहा है। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन भी कर लिया है। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया है, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि विद्रोह इतना ज्यादा फैल चुका है कि ब्रिटिश राज को घुटने एंड में टेकने ही पड़े हैं। अब यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण है और यहां पर हेडिंग है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। यहां पर ये हेडिंग क्यों रखी गई है, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें आजादी की उमंग से ज्यादा विभाजन की पीड़ा भी झेलनी पड़ी है। इसी वजह से यहां पर हेडिंग रखी गई स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। तो यहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि विभाजन क्यों हुआ, कौन कौन से वो कारण थे जिनकी वजह से विभाजन जरूरी हो गया था। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या फिर पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। हालांकि इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो समझाई गई है। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी, क्योंकि उस समय तक आते आते जो हिंदू या मुस्लिम संगठन है ये मुखर रूप में अपने अपने समुदायों की बात करने लगे थे। क्योंकि आपने देखा है कि 1925 के दशक के आसपास जो है आरएसएस का भी गठन हो गया है। ऐसे मुसलमानों में भी अपने अपने संगठन बनने लगे थे, तो वो लोग अपने अपने समाज की, अपने अपने धर्मों की बात करने लगे थे। जगह जगह पर जो है धार्मिक सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं वो भी घटित हुई थी। इस वजह से हिंदू और मुसलमानों के अंदर एक भय व्याप्त हो गया था और मुसलमानों को लगने लगा था कि हम लोग हिंदुओं के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, अगर यहां पर रहेंगे तो अल्पसंख्यक के दर्जे में हम लोग रहेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि भारत में मुसलमान जो है अल्पसंख्यक हैं। देखिए, यहां पर 1937 में मुस्लिम लीग जो है संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। यानी यहां से संबंध खराब होना स्टार्ट हुए हैं। मुस्लिम लीग ने तो प्रयास किया है कि हमारे पास जो कुछ भी सीटें आई हैं उनके दम पर हम यहाँ पे सरकार बना लें, लेकिन कांग्रेस ने इनका प्रस्ताव खारिज कर दिया है। तो ऐसे में मुस्लिम लीग को लगने लगा है कि यहां पर अगर रहेंगे तो हमें अल्पसंख्यक के दर्जे में ही रखा जाएगा, हम अपनी बातों को, अपनी मांगों को कभी नहीं मनवा पाएंगे। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि यह वार्ता जो है असफल रही है, यानी ये वार्ता जो है असफल रही है, क्योंकि लीग का कहना यह था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, जबकि कांग्रेस ये कह रही थी कि अभी भी हमारे साथ बहुत सारे मुसलमान जुड़े हुए हैं, तो हम लीग को भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं मान सकते हैं। तो इसी वजह से वार्ता ये असफल रही है। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को भी बेजोड़ सफलता मिली है और लीग जो है एंड में पाकिस्तान की मांग पर चलती रही है। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने, यानी पाकिस्तान अलग देश बनाने की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा है। परिसंघ ने सुझाव दिया है कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। यानी इस जो ये यहाँ पर 3 सदस्यीय परिसंघ आया है, इसने भी सुझाव यहाँ पर दिया है कि भारत का विभाजन न किया जाए, बल्कि जो मुस्लिम वाले इलाके हैं उनको थोड़ी ज्यादा स्वायत्ता दे दी जाए और वो भारत में ही बने रहें, ऐसा इसने सुझाव दिया है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों से सहमत नहीं हुए थे। यानी दोनों ही लोगों ने इस सुझाव के जो प्रस्ताव के जो सुझाव आया है उसके प्रावधानों से ये लोग सहमत नहीं हुए। हालांकि ये सुझाव भी बेकार चला गया है। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग बनवाने के लिए 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया है। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की वजह से देश भर में, यानी वेस्ट बंगाल से हिंसा स्टार्ट हुई है, बंगाल से हिंसा स्टार्ट हुई है और देश भर में हिंसा ये फैल गई है। तो देश भर में हजारों की संख्या में लोग इस हिंसा की चपेट में आए हैं, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे हैं और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में ये हिंसा फैल भी गई थी। विभाजन का नतीजा ये हुआ कि भारत की जो शक्ल सूरत है बदल गई है
और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ है। तो ऐसे करके हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी से ज़्यादा हमने विभाजन की पीड़ा भी झेली है। अब देखिए, यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं का परिचय दिया गया है। तो सबसे पहले नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। देखिए, सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे और ये आमूल परिवर्तनवादी थे, यानी कह सकते हैं गर्मपंथी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि ये गांधी जी का राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान भी करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया है और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए हैं। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए इन्होंने वहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये लाइन जो है आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखी हुई है। इसी वजह से मैंने यहां पर नोट भी लगाया है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन पहली बार 17 फरवरी 1942 को कप्तान मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इसे बाद में जो सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर किया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका दोबारा से पुनर्संगठन किया है। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया है, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया है। इसके बाद अगले नेता आ जाते हैं मौलाना आजाद। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। इनके पिता बंगाली मूल के और इनकी मां जो थी अरब मूल की थी। ये बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे और इस्लाम के विद्वान के साथ साथ वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। ये हमेशा गांधीवादी आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। हालांकि इन्होंने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत या दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे हैं। इन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से लेकर 47 के बीच में जो भी आज़ादी के लिए जो भी वार्ताएं चली हैं, उनमें एक अहम रोल अदा किया है। पटेल जो है नादियाड गुजरात के गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते थे। पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया है और पाकिस्तान के संस्थापक ही माने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक ही माने जाते थे। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे और यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। इन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के जो भी इनके अपने साथी हैं उनकी काफी ज्यादा भर्त्सना, काफी ज्यादा आलोचना की थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप टेलीग्राम पर जाकर, चैनल के टेलीग्राम पर जाकर वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।